हेलो एवरीवन, मैं हूं सौरभ सिंह। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी पॉलिटी की वीडियो की सीरीज़ में। इस सीरीज़ में हम देखेंगे कि संघ एवं राज्य क्षेत्र, भारत का जो संघ और राज्य क्षेत्र है उसके बारे में देखेंगे। इसके बारे में काफ़ी कुछ डिटेल्ड स्टडी करेंगे और जानेंगे कैसे भारत में राज्य बने और कैसे कैसे आगे चल के राज्यों का पुनर्गठन हुआ। कुछ उसमें विवाद जो होते हैं उनके बारे में भी देखते हैं। तो इस तरीके से इसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक की हम चर्चा करेंगे। यह भाग 1 में आता है। तो भाग 1 आज हम पढ़ेंगे। तो भाग 1 में शुरुआत करते हैं संघ एवं राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। तो यूनियन और उसकी जो टेरिटरी है अर्थात राज्य का जो क्षेत्र है उसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो हम जब शुरुआत करते हैं तो हमारा आर्टिकल 1 अर्थात अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है कि इंडिया यानी भारत, इंडिया दैट इज़ भारत, शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी लिखा है इंडिया जो कि भारत है वह राज्यों का संघ होगा। यानी इसमें दो नाम दिए हुए हैं, एक इंडिया और दूसरा भारत। बात यह थी कि संविधान सभा में जो बनाने वाले थे वो नाम के विषय में उनमें दो नामों पे मतभेद था। वो कह रहे थे, कुछ लोग आधुनिक नाम इंडिया की वकालत कर रहे थे, कुछ लोग परंपरागत नाम भारत की वकालत कर रहे थे, इसलिए दोनों नाम ले लिए गए। इसलिए अगर पूछा जाए कि हमारे संविधान में भारत के कितने नाम हैं तो दो नाम लिए गए, इंडिया और भारत। और उसके अलावा कहा गया कि राज्यों का संघ होगा। तो राज्यों का संघ जो है वो काफ़ी महत्व का शब्द है। इसका मतलब है जो संघ है वह किसी समझौते का परिणाम नहीं है। राज्य मिलकर आपस में कोई समझौता करके उन्होंने एक संघ नहीं बनाया। जैसे मान लीजिए छोटे छोटे राज्य मिलकर कोई बड़ा संघ बना लिया, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे छोटे छोटे राज्य हों और उन्होंने मिलकर एक संघ बना लिया, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी समझौते का परिणाम नहीं है। यह समझौते का परिणाम अगर हम देखते हैं तो यह अमेरिका में है, यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में इस तरह की व्यवस्था है। वहाँ के 13 राज्यों ने मिलकर अपना संघ बनाया था। आगे चल के धीरे धीरे वहाँ 50 राज्य वर्तमान में हैं। तो अमेरिका में इस तरह की व्यवस्था है, लेकिन भारत में राज्यों को संघ से अलग होने का कोई भी अधिकार नहीं है। अमेरिका में वहाँ संघ से अलग होने का अधिकार राज्यों को दिया गया, लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं है। भारत में कहा गया कि पूरा देश एक है, एक यूनिटी है और यह सिर्फ प्रशासनिक सुविधा के लिए बांटा गया है। इसका मतलब यह कतई नहीं है कि राज्य जब चाहें तब अलग हो जाएं। तो इस आधार पे अगर हम देखते हैं तो इस आधार पे हमारे राज्य जो हैं उनको समझौते का, एक तो समझौते का परिणाम नहीं है, किसी भी समझौते का परिणाम, और दूसरा उनको अलग होने का अधिकार नहीं है। अलग नहीं हो सकते, जैसा कि अमेरिका में कह दिया गया कि अलग हो सकते हैं जब उनका मर्जी हो। उसके अलावा भारतीय क्षेत्र जो है, एक तो हो गया भारतीय संघ और भारतीय क्षेत्र। तो भारतीय क्षेत्र थोड़ा ज़्यादा व्यापक है। भारतीय क्षेत्र शब्द जो है थोड़ा ज़्यादा व्यापक है, क्योंकि भारतीय संघ अगर हम कहीं पे कह दें राज्यों का संघ तो उसमें सिर्फ राज्य आते हैं। लेकिन जब भारत का क्षेत्र की बात होती है तो क्षेत्र में राज्य जितने होते हैं उनका सारा क्षेत्र आएगा, प्लस जो यूनियन टेरिटरी अर्थात संघ क्षेत्र हैं वो भी आएंगे। उसके अलावा भविष्य में अगर भारत सरकार कुछ अधिग्रहित करती है तो वह क्षेत्र भी इसमें आएगा। जैसे भारत ने बाद में पुर्तगालियों से ये गोवा लिया और उसके अलावा फ्रांसीसियों से दमन द्वीप वगैरह लिया, तो ये सब भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र हैं। तो ये सब भारतीय क्षेत्र में आते हैं। बाद में जैसे गोवा यदि राज्य बना दिया गया तो वो राज्यों के संघ में भी आ गया। तो इस तरह से हम देखते हैं इतनी सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। उसके बाद देखते हैं आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 हमारा अनुच्छेद 2 में क्या है। एक में तो हो गया नाम और उसके अलावा राज्यों का संघ। अब आर्टिकल 2 में दिया कि विधि द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना कौन कर सकेगा, संसद। कहा गया कि अगर राज्य नए बनाने हैं, कोई नया राज्य बनाना है। देखा आपने कि शुरुआत में राज्य बहुत कम थे, जैसे यूपी से काट के उत्तराखंड बना दिया गया, बिहार से काट कर झारखंड बना दिया गया, मध्य प्रदेश से काट कर छत्तीसगढ़ बना दिया गया। तो संसद जो विधि द्वारा है, किससे विधि द्वारा बनाएगी, संघ में नए राज्यों का प्रवेश कर सकती है। यानी जैसे मान लिया, जैसे पुर्तगालियों से हमने गोवा ले लिया तो वो हो गया नए राज्य का प्रवेश भारत में। उसके बाद फ्रांसीसियों से जब
हमने पांडिचेरी वगैरह ले ली तो वह भी प्रवेश हो गया। तो इस तरीके से नए राज्यों का प्रवेश भी हो सकता है और कभी उनकी स्थापना करनी होगी तो वह भी हो सकती है। तो यह किस अनुच्छेद द्वारा होगा? यह होगा अनुच्छेद 2 द्वारा। तो अनुच्छेद 2 में इस तरीके की व्यवस्थाएं दी हुई हैं। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं? तो अनुच्छेद में संसद को जो पावर दी गई हैं वह कौन कौन सी दी गई हैं? तो वह दी गई हैं, एक तो संसद यदि चाहे तो किसी राज्य का क्षेत्र अलग कर सकती है, क्षेत्र अलग करे, या दो राज्यों को मिला ले, या किन्हीं राज्यों के भागों को मिलाकर नए नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, न्यू स्टेट्स बना सकती है। मान लिया एक ये राज्य है, एक ये राज्य है, तो चाहे तो उसका ये क्षेत्र अलग कर दे, एक या अलग राज्य बना दे या अलग राज्य बना दे, इस तरीके से दो राज्य बन सकते हैं। या चाहे तो वह यह राज्य और यह राज्य दोनों आपस में मिला के एक राज्य बना सकती है। उनके अलावा यह भी हो सकता है, मान लिया ये दो राज्य हैं, इसका इतना हिस्सा इसका इतना हिस्सा मिला के एक राज्य बना सकती है। तो इस प्रकार से संसद नए राज्यों का निर्माण इस तरीके से कर सकती है। उसके अलावा संसद कैसे कर सकती? मान लिया कोई राज्य है, उसका क्षेत्र बढ़ाना है तो वह भी संसद कर सकती है। राज्य क्षेत्रफल उसका घटाना है, यह भी संसद के पास पावर है। उसके अलावा अगर सीमा में कोई परिवर्तन करना है तो सीमा में परिवर्तन भी करने का अधिकार संसद के पास है। तो यह सारे पावर्स किसके पास हैं? संसद के पास। उसके अलावा नाम में परिवर्तन करना चाहती है, जैसे उत्तराखंड नाम था, उत्तरांचल नाम था, उसका बाद में उत्तराखंड नाम कर दिया गया, तो नाम में परिवर्तन करने की पावर भी संसद के पास है। उसके बाद देखते हैं कि अध्यादेश। अध्यादेश, इस मामले में अगर अध्यादेश देना होगा, यह इम्पोर्टेंट है कि इस मामले में अगर ये सारे कार्य करने, नए राज्य बनाना है, नए राज्यों को अलग करना है, उनका क्षेत्र बढ़ाना है, उनको क्षेत्र घटाना है, या उनके नाम में परिवर्तन करना है, या फिर उनके क्षेत्र में कोई भी परिवर्तन करना है, राज्यों की सीमाओं में कोई परिवर्तन करना, तो इन सारे मामलों में यदि कोई बिल लाया जाएगा विधि बनाने के लिए, क्योंकि लिखा हुआ है अनुच्छेद 2 में कि संसद कैसे करेगी? विधि द्वारा। तो अगर विधि बनानी है तो, और विधि बनाने का एक तरीका अध्यादेश लाना भी है। तो अगर अध्यादेश लाना है तो वह राष्ट्रपति की पूर्व सहमत से, जब वह पूर्व सहमत राष्ट्रपति दे देगा तब संसद में पेश होगा। अब राष्ट्रपति सहमत देता है या नहीं देता है, यह राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। उसके अलावा इसीलिए चूँकि अब राज्यों को यहाँ पे भारत से अलग होने का, भारत अपनी मर्जी से राज्य अलग नहीं हो सकते हैं, अलग होने के लिए उनको क्या किस चीज़ की ज़रूरत है? उनको अब चूँकि अलग होने का अधिकार ही नहीं है, तो इंडिया को कहा गया विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ, अर्थात राज्य बटे हुए हैं, विभक्त हैं, लेकिन संघ अविभाज्य है, संघ से आप अलग नहीं हो सकते हैं। उसके अलावा यूएसए में चूँकि राज्यों को भी पावर है कि वो अलग हो सकते हैं, तो अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ, ठीक, यूएसए में यह व्यवस्था दी गई है। तो अपने यहाँ विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ है, वहाँ अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ, यानी वहाँ राज्य भी, और वहाँ अगर मान लिया किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन, जैसे अपने यहाँ संसद बिना वहाँ के राज्य विधानमंडल की अनुमति के सिर्फ संसद के पास पावर है। अगर अमेरिका में ऐसा करना हो, उनके किसी राज्य का हिस्सा काटना हो, उसमें नाम में परिवर्तन करना हो, या दो राज्यों को मिला के एक राज्य बनाना हो, ऐसा कुछ भी करना, उसका क्षेत्र बढ़ाना हो, घटाना हो, तो अगर ऐसा कुछ भी करना है तो वहाँ पे वहाँ के स्टेट की, उस राज्य की विधानमंडल की परमिशन बहुत ज़रूरी होती है। तो इस तरीके से यह भी व्यवस्था वहाँ दी हुई है। अब देखते हैं इसके अलावा एक चीज़ और देख लेते हैं, अनुच्छेद 4 में क्या दिया हुआ है? अनुच्छेद 4 में दिया हुआ है कि अगर हम इसमें कुछ भी अनुच्छेद 2 या 3 से जो कुछ भी लाएंगे, यानी अनुच्छेद 2 में क्या दिया हुआ है? संसद जितने भी किसी राज्य की सीमा में नाम में कुछ भी परिवर्तन करना चाहती तो किस तरीके से करेगी? विधि द्वारा। अनुच्छेद 3 में क्या दिया हुआ कि संसद क्या क्या कर सकती है विधि द्वारा। तो 2 में यह दिया हुआ है कि कैसे कर सकती है विधि द्वारा, और 3 में दिया हुआ कि क्या क्या कर सकती है। तो 3 कहता है कि क्या कर सकती है संसद, और 2 कहता है अनुच्छेद कि कैसे कर सकती है। कैसे मतलब विधि द्वारा कर सकती है, विधि बना के संसद, यानी अधिनियम पास करके और
किसी राज्य क्षेत्र के उसमें परिवर्तन कर सकती, कुछ भी कर सकती। और उसी तरीके से तीन भी कहती कि क्या कर सकती, तो राज्यों के नाम में परिवर्तन ये सब कर सकती। अब आर्टिकल 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 में जो काम किए गए हैं उन कार्यों को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। तो यह चीज़ हो गई, अनुच्छेद 368 की तरह संशोधन करने की ज़रूरत नहीं है, सामान्य विधि द्वारा उसको पास करना होगा। यानी 368 चूँकि ज़्यादा जटिल होता है, इसके लिए दोनों सदनों की एक साथ बैठक करनी ज़रूरी होती है, तो उन सब चीज़ों की ज़रूरत इसमें नहीं है। यह साधारण विधेयक की तरह पास किया जा सकता है। अब चूँकि भारतीय संसद को यह अधिकार मिला था कि वह राज्यों को शामिल कर सके, राज्यों की सीमा में परिवर्तन कर सके, लेकिन 1960 में एक ऐसा मसला आता है जिसमें इन सब की बात ही नहीं होती है। वास्तव में बात हो जाती है कि अब जो हमारी संसद है उसको कुछ क्षेत्र देना था पाकिस्तान को। 1960 में एक बहुत महत्वपूर्ण मसला खड़ा होता है। यह मसला खड़ा होता है अंग्रेज़ों के बंटवारे से। जब माउंटबेटन योजना जब आई, माउंटबेटन योजना में भारत पाकिस्तान का बंटवारा किया गया, तो रेडक्लिफ आयोग जब आया और रेडक्लिफ आयोग ने भारतीय सीमाओं को बांटा, तो भारतीय सीमाओं को बांटने के समय उनके द्वारा काफ़ी गलतियां की गईं और काफ़ी गलतियों की वजह से बेरूबाड़ी एक क्षेत्र जो पश्चिम बंगाल का था, उस क्षेत्र में पूर्वी पाकिस्तान और भारतीय क्षेत्र में विवाद पैदा हो गया और पाकिस्तान बेरूबाड़ी को अपने में मिलाना चाहता था। अंत में कुछ ऐसा समझौता हुआ कि भारत ने जितना क्षेत्र भारत को मिल रहा था उतना ही क्षेत्र भारत को लगभग देना था, तो आपसी समझौते की बात तय हो गई। लेकिन मुद्दा यह खड़ा हुआ कि क्या भारतीय संसद के पास यह पावर है कि वह कोई अपना राज्य क्षेत्र दूसरे देश को दे सकती है। तो यह मुद्दा जब खड़ा हुआ तो राष्ट्रपति के पास एक पावर होती है कि वह संसद से परामर्श वह सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट से जब परामर्श उसने मांगा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप कर तो सकते हैं, मान लिया आप दे सकते हैं, आपके पास ये पावर है, आप दे सकते हैं किसी देश को अपने देश का कुछ हिस्सा, लेकिन इसके लिए आपको आर्टिकल 4 नहीं लागू होगा। वहाँ पे आपको अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन करना होगा और जितनी भी बार आप अपने देश का कुछ हिस्सा दूसरों को देंगे, दूसरे देशों को, उतनी बार आपको 368 के तहत संशोधन करना होगा। यह व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने यह सलाह दी। तो इसके आधार पर 9वां संविधान संशोधन किया गया 1960 में। 1960 में 9वां संविधान संशोधन के द्वारा बेरूबाड़ी यूनियन विवाद का समापन किया गया और कुछ हिस्सा पाकिस्तान को दिया गया और कुछ हिस्सा पाकिस्तान से लिया गया। इसी तरीके से 2015 में भी जो 100वां संविधान संशोधन था उसके द्वारा बांग्लादेश से जब यह संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 द्वारा किया गया तो कुछ बांग्लादेश को हिस्सा दिया गया, कुछ उससे इनक्लेव लिए गए। लगभग 111 इनक्लेव जो थे बांग्लादेश को दिए गए और 51 उससे लिए गए। तो यह लेन देन भी उसी तरीके से हुआ। तो ये बेरूबाड़ी यूनियन विवाद इस तरीके से महत्वपूर्ण है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं राज्यों का गठन किस तरीके से हुआ। तो राज्यों का गठन जब भारत आज़ाद होता है उस समय भारत में लगभग 562 रियासतें थीं। कुछ किताबों में 565 वगैरह भी दिया हुआ है, लेकिन ज़्यादातर किताबों में इस पे एक मत है कि 562 रियासतें थीं। तो 562 रियासतों में 552 जो थीं वो भारत के राज्य क्षेत्र में थीं, भारत के राज्य क्षेत्र में 552 थीं और 10 जो थीं वो पाकिस्तान के राज्य क्षेत्र में थीं। तो 549 को तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि रियासत मंत्री थे उस समय, उन्होंने आसानी से मना लिया, लेकिन 3 रियासतें जो थीं उन्होंने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया। हैदराबाद तो स्वतंत्र रहना चाहती थी, वहाँ के नवाब ने घोषणा कर दी कि हम भाई स्वतंत्र रहेंगे। जूनागढ़ जो था वह पाकिस्तान में सम्मिलित होना चाहता था, परंतु वहाँ की अधिकांश जनता हिंदू थी जिस वजह से वहाँ बगावत पैदा हो रही थी। उसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर के हालात बहुत ख़राब हो रखे थे, पाकिस्तान ने उस पर कबायली आक्रमण करवा दिया था। तो हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई द्वारा भारत ने अपने में मिला लिया और जूनागढ़ का वो जो हुआ जनमत संग्रह के द्वारा हुआ, जन विद्रोह के द्वारा वहाँ काफ़ी जब बगावत हुई तो उसे मिला लिया गया
और जम्मू एंड कश्मीर को विलय पत्र पर वहाँ के महाराजा हरि सिंह के द्वारा साइन करवा के उसे आपस में मिला लिया गया। इस तरीके से पूरी जितनी भी 552 थी रियासतें, सबको भारत में मिला लिया गया। अब जब इन सबको मिला लिया गया तो मिलाने के बाद अब ये जब सारा क्षेत्र एक में हो गया तो कहा गया कि अब जो है बंटवारा सही तरीके से किया जाए। तो उस समय आनन फानन में इतना अच्छा पुनर्गठन संभव नहीं था सभी राज्यों को। तो आनन फानन में जो व्यवस्था की गई वह सभी राज्यों को 1950 में क्या किया गया, 29 राज्य जो उस समय थे उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, भाग का, खा, गा और घा। तो का में असम, बिहार, बम्बई, एमपी, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत, उसके अलावा पश्चिम बंगाल थे। और दूसरा जो खा था उसमें हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला, पूर्वी पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, कोचीन और विंध्य प्रदेश थे। उसके अलावा समूह गा में जो थे अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूच बिहार, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल, कच्छ, मणिपुर और त्रिपुरा थे। उसके अलावा समूह घा में सिर्फ एक राज्य था, वह था अंडमान निकोबार। तो इतने राज्यों में बांटा गया। यह जो व्यवस्था थी वह अस्थायी थी या कोई स्थायी व्यवस्था नहीं थी। आगे इस व्यवस्था को बदला जाएगा का, खा, गा, घा वाली। तो अब बदलने के लिए जो जद्दोजहद शुरू होती है, जो व्यवस्था बनाने के लिए शुरू होती है, सरकार बनाने की कोशिश करती है, तो पहले एक आयोग बना के सरकार जानने की कोशिश करती है कि क्या व्यवस्था बनाई जाए, किस तरीके से बांटा जाए। क्योंकि उस समय दक्षिण भारतीय राज्यों में यह एक मांग चल रही थी, आम डिमांड चल रही थी कि भाई जो हमारे राज्य हैं उनको भाषा के आधार पर बांट दिया जाए। तो भारत सरकार ने एक आयोग बनाया, धर आयोग, इसके धर आयोग जून 1948 में। और जून 1948 में भारत सरकार के इस आयोग के अध्यक्ष थे SK धर। और इसे कहा गया भाषाई प्रांत आयोग, क्योंकि इसे चेक करना था कि क्या राज्यों को भाषा के आधार पर बांटा जा सकता है और क्या यह सही रहेगा भाषा के आधार पर बांटना। कहीं ऐसा तो ना हो जाए कि पूरा भारत भाषा के आधार पर डिवाइड हो जाए, फिर से जो देशों को इतनी मुश्किल से एक किया गया है, सरदार पटेल की इतनी मेहनत जो लगी है, वह सब फिर से बर्बाद ना जाए। तो इस SK धर के अध्यक्षता वाले इस आयोग ने कहा कि भाषा जो है वह सही नहीं है बांटने के लिए, पुनर्गठन के लिए प्रशासनिक सुविधा ज़्यादा सही रहेगा। तो इसने पूरी तरीके से भाषा को रिजेक्ट कर दिया, कहा कि भाषा के आधार पर देश के बंटवारे के ज़्यादा चांसेस हैं। तो पहला आयोग याद रखिए, पहला आयोग था SK धर आयोग जून 1948 में। दूसरे आयोग के समिति देखते हैं, या कोई आयोग नहीं था क्योंकि यह कांग्रेस ने इसका गठन किया था दिसंबर 1948 में, जब धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। तो इसे भाषाई प्रांत समिति कहते हैं, या कांग्रेसी समिति थी, सरकारी समिति नहीं थी। इसे कहते हैं JVP समिति, क्योंकि इसके जो सदस्य थे वो 3 सदस्य थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। तो इन तीनों लोगों के तो अब इस समिति ने भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जो कि SK धर आयोग में जो कहा गया है, SK धर आयोग की बात बिल्कुल सही है। हम भी उसी से इत्तेफाक रखते हैं कि भाषा जो है वह पुनर्गठन का आधार बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इससे देश के बंटवारे का खतरा ज़्यादा है। अब इसी समय एक दिक्कत, जब इन दोनों लोगों ने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया कि इन्होंने भी भाषा को रिजेक्ट कर दिया लेकिन दक्षिण भारतीय राज्य लगातार भाषा के आधार पर मांग कर रहे हैं कि भाई भाषा के आधार पर देशों के बंटवारे को किया जाए। तो अब जब अपनी मांगों को असफल होता देख रहे हैं, तो वहाँ के उस समय सबसे जो महत्वपूर्ण आंदोलन था वह चल रहा था मद्रास राज्य में। और मद्रास राज्य जो था, वहाँ के कुछ जो तेलुगु बोलने वाले थे, वो तेलुगु बोलने वाले मांग कर रहे थे कि जो तेलुगु देश है, मतलब तेलुगु बोलने वालों का देश है, तो मद्रास से काट के तेलुगु बोलने वालों के लिए आंध्र प्रदेश का गठन किया जाए। लेकिन सरकार ने चूँकि अब दोनों SK धर आयोग और उसके JVP समिति दोनों ने इस बात को अस्वीकार कर दिया कि भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, तो अब उन्होंने अपना आंदोलन शुरू कर दिया और पोट्टी श्रीरामुलु ने
आमरण अनशन पे वो बैठ गए और आमरण अनशन पे बैठे हुए भूख हड़ताल उन्होंने शुरू कर दी और भूख हड़ताल करते हुए 56 दिन तक उन्होंने भूख हड़ताल की और 56 दिन के बाद भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद आंदोलन इतना उग्र हो गया कि लोगों ने बसें जला दी और ट्रैक जो हैं उन पर ट्रैकों में आग लगा दी। बहुत लोगों ने तोड़ फोड़ की। तो सरकार ने दुखी मन से जब इतना ज़्यादा उग्र होता देखा तो फिर आंध्र प्रदेश की पुनर्गठन की घोषणा कर दी। और आंध्र प्रदेश का गठन जो है 1953 में, यह पहला, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि पहला ऐसा राज्य कौन था जो भाषा के आधार पर गठित हुआ था आंध्र प्रदेश। तो यह पहला राज्य ऐसा बना जो भाषा के आधार पर गठन इसका होता है। उसके अलावा हम देखते हैं कि अब भाषा के आधार पर जब पुनर्गठन इनका हो चुका होता है तो अन्य राज्य भी मांगने लगते हैं कि भाई अगर इनका पुनर्गठन किया जा सकता है तो हमारे साथ भेदभाव क्यों, हमारे लिए भी पुनर्गठन होना चाहिए। तो अब इसके लिए फिर से एक आयोग रखा जाता है। दिसंबर 1953 में जब आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन हो चुका था, उसके बाद दिसंबर 1953 में फजल अली आयोग बनाया जाता है। और इसके जो अन्य 2 सदस्य थे वो थे के.एम. पणिक्कर और उसके अलावा हृदयनाथ कुंजरू। तो 3 लोगों का यह आयोग था। यह राज्य पुनर्गठन आयोग था। इसको यह चेक करना था कि क्या भाषा के आधार पर अब और राज्यों को बांटा जाना चाहिए। तो 2 साल बाद इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में पेश की। उसने कहा कि हाँ, भाषा को मुख्य आधार माना जाना चाहिए, ठीक है, माना जाना चाहिए। और उस समय सरकार भी काफ़ी दबाव में थे। उससे लगता था कि अब भाषा के आधार पर अगर अन्य राज्यों की बातों को ना माना गया तो वहाँ भी ऐसे ही दंगे फसाद शुरू हो सकते हैं। इसलिए उसने माना और फजल अली आयोग ने कहा कि हाँ, भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया जा सकता है, परंतु इस तथ्य को नहीं माना जा सकता कि एक राज्य एक भाषा। ऐसा नहीं करेंगे, नहीं तो वहाँ जो दूसरी भाषा बोलने वाले कुछ लोग रह जाएंगे, वो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी उनके साथ, तो उनके साथ भेदभाव ना हो पाए। तो भाषा को मुख्य आधार मान सकते हैं, लेकिन सभी के साथ व्यवहार समान होना चाहिए। एक राज्य एक भाषा कतई नहीं होनी चाहिए। तो अब जो इनकी रिपोर्ट 1955 में पेश हो गई और इस रिपोर्ट के बाद 1956 में सरकार क्या करती है, राज्यों का पुनर्गठन। हम यहाँ एक बात याद रखते हैं कि इन्होंने जो व्यवस्था दी थी, इन्होंने कहा था कि 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया जाए। लगभग सारी मांगें इनकी वैसे ही मान ली गई। बस 16 राज्य की जगह राज्य जो थे वो 14 बने और जो 3 केंद्र शासित प्रदेशों की इन्होंने बात की थी तो उसमें केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो है वो 6 हो गई। तो बस इतने ही इनकी अंतर है इनकी रिपोर्ट में। तो 1956 में जब पुनर्गठन होता है तो राज्य कितने बनते हैं? 14 राज्य। कौन से? आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बम्बई, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। 6 केंद्र शासित प्रदेश भी बनते हैं। तो 6 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से बनते हैं? अंडमान निकोबार, दिल्ली, हिमाचल, लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप, मणिपुर और त्रिपुरा। याद रखिए, त्रिपुरा वर्तमान में एक राज्य है, लेकिन तब क्या था? तब एक केंद्र शासित प्रदेश था। मणिपुर भी एक केंद्र शासित प्रदेश था, वर्तमान में राज्य है। तो ये 6 केंद्र शासित प्रदेश और 14 राज्य 1956 में फजल अली आयोग के आधार पर बनते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि 1956 के राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम किस उस पर पारित किया गया था, किस आयोग की सिफारिश पे, तो वह था फजल अली आयोग। 1953 में गठित और 1955 में उसने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। आगे देख लेते हैं अन्य राज्यों का पुनर्गठन कैसे कैसे हुआ। तो अन्य राज्यों के पुनर्गठन के बारे में जब हम देखते हैं तो हम सब देखते हैं कि महाराष्ट्र और गुजरात का क्या होता है। तो महाराष्ट्र और गुजरात जो हैं, महाराष्ट्र और गुजरात पहले एक में ही थे और इनकी व्यवस्था जो है वह 1960 में अलग कर दी जाती है। 1960 में बम्बई प्रांत, पहले इसको बम्बई नाम से जाना जाता था और इसमें 2 राज्य बनाए गए। 1960 में इनको अलग कर दिया जाता है, बम्बई प्रांत का नाम ही हट जाता है, बम्बई सिर्फ एक शहर का नाम बचता है, पहले इसका नाम ही बम्बई था। और 2 राज्यों में बांट दिया गया। 2 राज्य बने, एक तो गुजरात, तो गुजराती बोलने वालों के लिए गुजरात, और इधर मराठी बोलने वालों के लिए महाराष्ट्र। फिर उसके अलावा दादरा एवं नगर हवेली, दादरा एंड नागर हवेली, तो 1954 में यह स्वतंत्र हुआ था। 1954 में किससे स्वतंत्र हुआ? यह पुर्तगालियों से स्वतंत्र हुआ। पुर्तगाल का शासन था
और 1961 तक यहाँ लोगों द्वारा अपना ही प्रशासन 1961 तक चलता रहा। दादरा नगर हवेली में 1961 तक इनका खुद का प्रशासन चलता रहा। और 1961 के बाद क्या हुआ, इन्होंने खुद कहा कि भाई हमारे यहाँ प्रशासन जो है भारतीय सरकार का होना चाहिए। तो 10वां संविधान संशोधन लाया गया 1961 में। और 10वां संविधान संशोधन के द्वारा, चूँकि 9वां वाला बेरूबाड़ी में आपने देखा था और 10वां वाला ये दादरा एवं नागर हवेली था, और इसे एक संघ शासित क्षेत्र 1961 में इस संविधान संशोधन द्वारा बना दिया गया। उसके अलावा हम देख लेते हैं एक महत्वपूर्ण राज्य के बारे में। वह महत्वपूर्ण राज्य हमारा है गोवा। गोवा में क्या था, गोवा में पहले किसका शासन था, गोवा में पुर्तगालियों का शासन था। तो पुलिस कार्यवाही द्वारा 1961 में जब पुलिस कार्यवाही की जाती है, पुलिस भेजी जाती है वहाँ पे। और गोवा के अलावा 2 और क्षेत्र थे, दमन और दीव। तो गोवा, दमन और दीव पुलिस की कार्यवाही द्वारा इन तीनों क्षेत्रों को पुर्तगालियों से छुड़ा लिया जाता है, पुर्तगालियों को यहाँ से भगा दिया जाता है भारत से। और 12वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इन्हें संघ शासित क्षेत्र में 12वें संविधान संशोधन के द्वारा इन्हें संघ शासित क्षेत्र बना दिया जाता है। उसके बाद 1987 में क्या होता है, 1987 में गोवा को, डेट देख लीजिए, 1987 में गोवा को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया और दमन दीव को अलग करके केंद्र शासित प्रदेश 1987 में बना दिया गया। उसके अलावा हम देखते हैं पुडुचेरी की क्या व्यवस्था थी, क्योंकि पुडुचेरी जो थी वो पुडुचेरी पे किसका, पुडुचेरी पे फ्रांसीसियों का कब्जा था। तो याद रहा पुडुचेरी। तो पुडुचेरी फ्रांसीसियों से जब लिया गया तो फ्रांसीसियों ने बिना किसी लड़ाई झगड़े के ऐसे ही 1954 में भारत को यह दे दिया था। और 1962 तक ऐसे ही अधिग्रहित क्षेत्र की तरह इसका शासन चलता रहा। और 14वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे फिर संघ शासित प्रदेश बना दिया गया। उसके बाद नागालैंड में क्या होता है, नागालैंड में इधर देखते हैं नागालैंड के बारे में जो व्यवस्था हुई। तो नागालैंड जो था वह पहले असम और नागा पहाड़ियों को मिला के एक अलग राज्य का गठन किया गया, क्योंकि वहाँ नागा आंदोलनकारी बहुत ज़्यादा उग्र थे, इसलिए उनकी व्यवस्था की गई। उसके अलावा हम देखते हैं हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश 1966 में इनकी सब व्यवस्था की जाती है। तो 1966 में इनकी व्यवस्था है। उसके अलावा सिक्किम जो है 1947 तक भारत का एक शाही राज्य था, वहाँ चोग्याल राजा का शासन था। और 1947 में ब्रिटिश शासन जब समाप्त हो गया, उसके बाद सिक्किम को एक रक्षित राज्य का दर्जा दे दिया गया, यानी आपके यहाँ रक्षित राज्य। तो रक्षित राज्य दे दिया गया। सिक्किम वालों ने क्या दे दिया भारत को, भारत को रक्षा, विदेश और संचार मामले क्या दे दिया गया, रक्षा, विदेश और संचार। ये सारे जो विदेशी मामले थे वह ऊपर वाले जो महत्वपूर्ण मसले थे वह दे दिया, और अंदर जो उनकी व्यवस्था थी स्वायत्त शासन उनका चलता रहा। 1974 में सिक्किम वासियों ने भारत में मिलने की अपनी इच्छा जताई, और उसके बाद भारतवासियों ने भी उनकी इच्छा को पूरा करते हुए 35वां संविधान संशोधन जो लाया 1974 में, और उसके बाद इसको लागू करके भारत में संबद्ध राज्य का दर्जा सिक्किम को दे दिया गया। और उसके बाद उन्होंने 1974 में, और उसके बाद 36वां संविधान संशोधन लाके पूर्णतया भारत का राज्य बना दिया गया 1975 में। इस तरीके से सिक्किम 1975 में पूर्णतया भारत का एक राज्य अभिन्न हिस्सा बन गया, और उस समय वह 22वां राज्य बना था। उसके अलावा देखते हैं मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, या अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के बारे में देखते हैं। दोनों 1987 लिखा हुआ है। तो 1987 में भारत में 3 नए राज्य बने, मिजोरम, अरुणाचल और गोवा। गोवा को भी 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, आपने देखा। तो संघ शासित क्षेत्र था पहले मिजोरम, उसको पूर्ण राज्य बना दिया गया। और 1986 में भारत सरकार और मिजो नेशनल फ्रंट ने हस्ताक्षर किया, और वहाँ जो मिजो विद्रोही चल रहे थे, कार्य कर रहे थे, उन्होंने भी आत्मसमर्पण कर दिया और राजी हो गए कि हाँ भाई आप बना लीजिए। उसके बाद देखते हैं सन 2000 में 3 बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश बनते हैं जिनके बारे में काफ़ी पूछा जाता है। तो वह थे छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। तो इनके लिए देखते हैं, जब उत्तर प्रदेश जो था
जिस उत्तर प्रदेश को काट के यह उत्तराखंड बनता है सन 2000 में। उसके अलावा बिहार जो था, बिहार से काट के यह झारखंड 2000 में बनता है, और यह मध्य प्रदेश से काट कर यह छत्तीसगढ़ बन जाता है। तो ये 3 राज्य सन 2000 में बनते हैं। उसके अलावा जो सबसे नवीनतम राज्य बनता है वह हमारा तेलंगाना था। तेलंगाना हमारा सन 2014 में बनता है। तो इस तरीके से तेलंगाना की भी व्यवस्था कर दी गई। उसके बाद सबसे वर्तमान की जो व्यवस्थाएं हैं, वर्तमान में भारत में जम्मू कश्मीर को भी बांटा जा चुका है, और जम्मू कश्मीर भारत को यह हिस्सा बांट दिया गया। इधर का जो हिस्सा था यह जम्मू कश्मीर रहा, और इधर के हिस्से को लद्दाख, और इन दोनों राज्यों को यूनियन टेरिटरीज़ का दर्जा दे दिया गया। तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इसमें जो क्वेश्चन है इसके MCQ, ताकि हमारा रिवीजन हो सके। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।